So we are doing acceleration today, and so we have come to know that it is defined as like acceleration की बात करें, so it is defined as so yes, we were talking about acceleration. So it is defined as rate of change of velocity. It is defined as ratio of change in velocity and the time taken. Right. ये class 9 के लिए है from 9 point of view. 9 point of view से ये एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। एक्सेलरेशन, चलो मैं यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या होंगे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहले आप बात कर लो एवरेज एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को ए डबल सी ऊपर एन ऐसे लिखते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का, एंड सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। मेरी आवाज जा रही है आप सबको अच्छे से? Yes, sir. एक so I hope it is audible properly. Yes, right. So average acceleration. So this average acceleration is defined as defined as defined as ratio of ratio of change in velocity, change in velocity, and time taken for this, and time for the same, time taken for this. This A is equal to V minus U upon T2 minus T. What is T2 minus T? मतलब V velocity at T2, velocity at time T2, U velocity at time T1. This A is equal to V minus U upon T2 minus T1. So this is if T1 is equal to 0 and T2 is equal to T, this formula can also be written as V minus U upon T minus 0. This implies it can also be written as A is equal to V minus U upon T. We can write A is equal to V minus U by T. ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन एक बात समझा दी। अब दूसरी बात समझने की जरूरत है। दूसरा टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म acceleration when there is a equal change in velocity in equal interval of time. Equal changes when there is equal change in velocity in equal interval of time. Equal interval of time when there is equal change, as we say, equal change in velocity in equal interval of time, then body is said to have uniform acceleration. Uniform acceleration. यहाँ पे लिख दिया whether time interval गलत तरीके से लिख रहा हूँ। whether time interval is small, very small, or very large. So
अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कर लो, मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूँ इस बात को। सपोज कर लो कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है और अभी उसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 3 पे, t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 5 पे, ऐसे एग्जांपल रखा। ध्यान रखा t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल। ऐसा भी हो सकता है कोई कहे t इज इक्वल टू ये 0 था, कोई कहता है अब ये t 0.5 था, कोई कहता है ये t 1 हो गया, कोई कहता है t 1.5 हो गया, ये t 2 हो गया, और ये 2.5 हो गया, यानी कि 0.5 सेकंड का इंटरवल हो गया। कोई कह सकता है ये t 0 है और ये t 0.05 है और ये t 0.05 है, यानी कि इसका जितना गैप है उतना ही रखें तो ये 0.01 हो गया। फिर कोई कहे t इज इक्वल टू 0.15 हो गया, फिर कोई कहे t इज इक्वल टू 0.20 हो गया, फिर कोई कहे टी इज इक्वल टू ये 0.25 हो गया, 25 मतलब आप देख रहे हैं कितना 0.05 का इंटरवल। तो आप इससे भी छोटा नहीं बढ़ा, और सपोज कर लो यहाँ की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 12 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट डू यू फाइंड, हर 1 सेकंड में 2 से बढ़ रहा है, इसके हिसाब से देखो हर आधे सेकंड में 2 से बढ़ रहा है, इसके हिसाब से देखो हर 0.05 सेकंड में 2 से बढ़ रहा है। सो अगर इक्वल इक्वल चेंज हो रहा हो भाई, इसमें जितना चेंज है उतना ही चेंज इसमें, इसमें जितना चेंज है उतना ही चेंज इधर है। तो इक्वल चेंज इन टाइम के अंदर अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही हो, वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे को बताइएगा, आपको आवाज अच्छे से आ रही है मेरी? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. So this is velocity I have written. I am not writing speed here. और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये केस है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इसी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नोट करके क्या समझना है कि जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन at every instant of observation is same. कि acceleration at every instant, uniform acceleration at every instant of observation is same. इसी को हम constant acceleration कहते हैं, constant acceleration, this is called constant. So ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और दिस वी हैव रिटन, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका। अब हमने एवरेज एक्सेलरेशन भी समझा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझा। तो जब हम किसी दो दो के बीच में लाइक कोई T1 और T2 के बीच में हम, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये भी एक नोट करके आप दूसरा पॉइंट ले लो, इन केस ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन right, acceleration. In case of uniform or constant acceleration, average acceleration is equal to uniform acceleration. That's how the point is. Now we can talk about ये acceleration के दो parts. अब non uniform acceleration का क्या मतलब है? What is this non
यूनिफॉर्म तो ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस नॉन यूनिफॉर्म? When there is a unequal change in velocity, there is unequal change in velocity in equal interval of time. Equal unequal changes in velocity in equal interval of time, or there is a equal change. There is equal change in velocity, in unequal interval of time, unequal interval of time. Then body is said to have non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. ठीक है बेटा? तो अब इसका क्या मतलब है? अगर इसी एग्जांपल से लेके चले तो समझने के लिए तो बच्चा इतने से स्टेटमेंट में समझ लेता है। टीचर का काम है थोड़ा इसको और एग्जाम्पलीफाई करके थोड़ा ब्रॉड कर देना। सपोज कर लो मैं यहाँ पे जिस तरीके से ले लेता हूँ, लेट्स सपोज टी इज इक्वल टू 0 ले लिया, टी इज इक्वल टू 1 ले लिया, टी इज इक्वल टू 2 ले लिया, टी इज इक्वल टू 3 ले लिया, टी इज इक्वल टू 4 ले लिया, टी इज इक्वल टू 5 ले लिया एंड टी इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, फिर यहाँ पे 10 कर दिया, फिर यहाँ पे 12 कर दिया, फिर यहाँ पे 18 कर दिया, फिर यहाँ पे 19 कर दिया, फिर यहाँ पे 17 कर दिया। मान लें यहाँ कैसा हुआ जी, 4 का बढ़ा, यहाँ 1 सेकंड में क्या हुआ, 6 बढ़ गया, यहाँ 1 सेकंड में क्या हुआ जी, 2 फिर बढ़ा, फिर यहाँ क्या हुआ जी, 6 बढ़ गया, फिर ये इसके बीच में क्या हुआ, 1 बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा नहीं बल्कि 2 घट गए। नाउ दिस इज व्हाट टाइम के नजरिए से देखेंगे। अब कहो कि भाई सपोज कर लो यहाँ देखें आप इस नजरिए में, यहाँ 1 सेकंड में कितना बढ़ा है, 4, और यहाँ 1 सेकंड में कितना बढ़ा है, 6। तो कोई कह रहे 1 सेकंड में 6 बढ़ा तो 4 बढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो भाई आप वैसे करके अंदाजा लगा सकते हो। सो मतलब दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, जबकि इंटरवल सेम है। दूसरे केस में मैंने कहा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने देखा कि अनइक्वल चेंज है। अब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा भाई? तो यहाँ तो एग्जाम्पल जैसे एक 10 और 12 का दिख रहा है और एक 17 और 19 का दिख रहा है। इधर से देखो 19 से 17, यानी कि यहाँ 2 का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, बट ये -2 का चेंज 1 सेकंड में। यहाँ पे देखो भाई 10 और 12 के बीच में यहाँ 2 का प्लस में चेंज। सो व्हाट आई मीन टू से, इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। इसी को कुछ लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह देते हैं, लाइक केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं हम इसको। बट वेरिएबल एक्सेलरेशन वो कुछ और भी चीज होता है। बट अभी 9th क्लास के बच्चों के लिए अगर हम इतना ही रख दे, कायदे से वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, जो हर इंस्टेंट पे बदलता है, हर इंस्टेंट पे बदलता है। तो एक्चुअली वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्चुअली वेरिएबल एक्सेलरेशन मीन्स acceleration changes every instant. Acceleration changes at every, अगर हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा हो तो उसको वेरिएबल कहेंगे। बट दिस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज आल्सो अ केस ऑफ वेरिएबल। अब हमने देखा यूनिफॉर्म भी हो गया, कांस्टेंट भी पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ लिया, एवरेज भी पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता ही है। सो वी कैन टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बट इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। एक्सीलरेशन,
प्रेशर जब होता है ना इंसान के ऊपर, तो चीजें वो गलत करने लगता है। सी व्हाट इज बीइंग सेड, instantaneous 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 so it is acceleration of an instant. It is acceleration at instant. It is acceleration at an instant. फॉर्मूला होता है, मतलब जब एक राउंड आपका ये खत्म हो जाएगा मोशन, तो ये बाद में आपको पढ़ाऊंगा मैं। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी कैसे किया जाता है, दिस वी कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट। एक मिनट, लेट मी मेक माई फोन साइलेंट। Yes, guys. So we know this is instantaneous acceleration. So I said that कि इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ें। तो ये चार तरीके का जो मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो केस है, लाइक अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? तो ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझ लें और उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला की तरफ लेके चलूँ। ऑलवेज यू, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ थोड़ा डिस्प्यूटेड है, कुछ लोग यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन। तो सवाल ये है कि कुछ लोग यूनिफॉर्म मोशन टर्म कहेंगे, लेकिन वो क्या यूनिफॉर्म देखना चाह रहे हैं? What uniformity you want to see? So when we are saying uniform motion, we are saying when there is when there is motion taking place, motion taking place, there is motion taking place with when there is a motion taking place with so when there is a motion taking place with uniform acceleration, with uniform acceleration, when there is a motion taking place with uniform acceleration, it is case of uniform motion. ये कायदे से यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग झगड़ जाते हैं इस बात पे, लेकिन एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, लुक एट दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 हो गई, तो वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, पहले 1 सेकंड में कुछ और, दूसरे 1 सेकंड में और, अगले 1 सेकंड में कुछ और ट्रेवल होएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि तो मैं इसको यूनिफॉर्म नहीं मानूंगा, तो ये ज्यादातर लोग इसको यूनिफॉर्म मोशन मानते हैं। बट बट हमसे कुछ लोग यूनिफॉर्म मोशन को बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो क्या कहते हैं, when body travel with constant velocity, when body travel with constant velocity, body travel with constant velocity, body travel with constant velocity, then it is then body is said to have body is said to have uniform motion, uniform। तो ये तो सबसे सरल तरीका है, हाँ ये है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। यस इट इज डाउटलेस, ये बिल्कुल सही बात है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब आप सीधे एक डायरेक्शन में एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से आप ट्रेवल करेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन। बट कुछ लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल,
तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कुछ लोग यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करते हैं, एंड दिस इज कंसीडर्ड। तो ये थोड़ा डिस्प्यूट है इसमें। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली ये करेक्ट है। यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, ये डिस्प्यूटेड है। बट अगर हमसे पूछे तो हम लोग इसको यूनिफॉर्म मोशन का केस कंसीडर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर टू टीचर कौन किसको कहाँ कंसिडर कर रहा है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो यू स्पीक टू मी नाउ एंड लेट मी नो अभी तक जो बताया आपको समझ में आया या नहीं आया। यस, बताइए जी, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, जैसे आतिश, मान्या, माहिक, मलिक, आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. Yeah. सो यू ऑल आर सेइंग करेक्ट। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम ये बात समझ रहे हैं भाई यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या चीज होता है, तो अब क्वेश्चंस की तरफ अगर हमें चलना है तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे हैं, राइट, और ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी। देखो बेटा, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम है, और उसी को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस कहेंगे, और इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन इसके बराबर है। सो अब हम आपको फॉर्मूलाज की तरफ लेके चलते हैं। सो वी नो दैट, ये एक बेसिक बात समझना है। वी नो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। हो गए सर, ऐसे लिखो ना, चलो T2 माइनस T1, करेक्ट। नाउ T2 को T मान लिया, लेट, एंड T1 को अच्छा, इसको जल्दीबाजी नहीं करते, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो। अब यहाँ से देखते हैं, तो अगले स्टेप में क्या मिला, दिस A इज A इंटू T2 माइनस T1 एंड इज इक्वल टू V माइनस यू। सो V माइनस यू इज इक्वल टू A T2 माइनस T1, ये बेसिक फॉर्म है। और इसी केस में आगे कहा जाए, इफ T2 is equal to T and T1 is equal to 0 and T1 is equal to 0, ये V minus U क्या आ गया, A and T minus 0, so this V minus U is equal to क्या आ गया, AT। एंड अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं V is equal to U plus AT। लो जी, एक फॉर्मूला बन के चला है। तो ये कब अप्लीकेबल है, when this formula is applicable। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, when this formula is applicable, when this formula is applicable, when this formula, when is this formula applicable, when is this formula, when is this formula applicable, कब है। तो ये जो आपने निकाला, बोलो ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है, करेक्ट। लेकिन जब हमने किसी दो पॉइंट के बीच में T1 और T2 में, T1 पे वेलोसिटी u था, T2 पे वेलोसिटी v था, तो T1 और T2 के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब अगर बॉडी T1 से T2 इसी एक्सेलरेशन से कॉन्स्टेंटली जा रही हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि T1 और T2 के बीच में। when is this formula applicable, तो आंसर इसका आंसर है राइट, when when acceleration is constant, या when A is a constant। ये अगर A की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट बिटवीन T1 एंड T2। मेरी इस बात से ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ये क्या बता रहे हो सर, ये फॉर्मूला तो कभी भी, चाहे T1 और T2 के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, हम तो कभी भी निकाल सकते हैं, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, राइट। ध्यान से समझ रहे, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, करेक्ट। लेकिन जब एवरेज एक्सेलरेशन के इस फॉर्मूले को लेकर के आप यहाँ फॉर्मूला आ गए, इस जगह पे आ गए, इस फॉर्मूला की बात करें आप, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। और ये कब अप्लीकेबल होगा, जब ये एक कांस्टेंट होगा। मैं एक सवाल के थ्रू आपको ये बात पहले समझाना चाहूंगा। सो लेट मी मेक फ्यू पेजेस फॉर यू एंड देन, so to make you understand,
ये मैं डिस्कशन में क्या कह रहा था, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि आई वुड से भाई एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, मैं आपसे देखो क्या पूछ रहा हूँ, समझना है अच्छी तरीके से। एक बॉडी है, इस पे ट्रेवल कर, चलो मैं टी इज इक्वल टू 0 मान लिया, टी इज इक्वल टू 1 मान लिया, टी इज इक्वल टू 2 लिया, टी इज इक्वल टू 3, और बार बना देता हूँ टी इज इक्वल टू 4। बात अपनी समझाने के लिए डिस्कशन, अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। टीचर को ना अपनी बात खूब डिस्कस करनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, अलग अलग तरीके से, ताकि बच्चा समझ सके कि किस पहलू में कौन सी बात अप्लीकेबल है। वरना क्वेश्चन करोगे गलती करोगे, क्वेश्चन करोगे गलती करोगे, मन उचट जाएगा, फिर सीख नहीं पाओगे। इसीलिए हम लोग अलग अलग तरीका अप्रोच करते हैं। 0 1 2 3 4, सपोज कर लो मैं इस जगह की वेलोसिटी, इस जगह की वेलोसिटी दे रखा हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रखता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रख दिया 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रख दिया 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रख दिया 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ रख दिया 24 मीटर। ऐसे। अब मैं पूछूं एक पहला सवाल, डिस्कशन करें, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन between 0 to 2, is equal to 0, is equal to 0 to 2 करेंगे आप, थर्ड से आंसर बता देंगे आप, कहेंगे ओके ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई T2 माइनस T1 के हिसाब से चले सर, तो T2 यू इज इक्वल टू ये T2 ये होगा, सॉरी ये T2 होगा, सो दिस इज ए, और T1 की जगह पे 0 यानी -2, और यहाँ पे आ गया सर 2 माइनस 0, सर ये आया 6/2, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, जी एक्सेलरेशन मालूम होगा। अब ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया आपका। अब मैं पूछूं, ऑल्सो फाइंड, क्वेश्चन 2 है, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी एट 2 t इज इक्वल टू 2.5। अब आप क्या करोगे, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 2.5 हो गया, तब करेंगे, बड़ा सिंपल है। लेट्स आंसर करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, और अब यहाँ आंसर करने जा रहे हैं। And if you write, since A, we know that, we know that, we know V is equal to U plus AT, कहाँ से आए, इस फॉर्मूले से आए, ठीक है जी। अब V is equal to U कितना रखोगे, बोलो सर 2 पे, हो सकता है 0 पे, T is equal to 0 पे, मतलब अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसने बोला T is equal to 2.5 पे निकालना है, और T is equal to 0 पे वेलोसिटी मालूम है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, और एक्सेलरेशन अभी निकाला 3, और यहाँ टाइम लिख दिया 2.5 सेकेंड, और आंसर आया ये 7.5 और 2 9.5 मीटर पर सेकेंड। बेटा जैसे ही आप देखोगे ये गलत है, वाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2.5 5 पे पूछा गया था, तो यानी कि 0 से 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड बाद, तो क्या 0 से 2.5 सेकंड के बीच में, 2.5 सेकंड या कहीं पे होगा, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लुक 2.5, इस पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है 2 से, और अगले 1 सेकंड में चेंज हो रही है 4 से, यहाँ तो एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो नहीं निकलेगा। और ये जो निकाला आपने 0 और 2 के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन, 0 और 1 के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन 2 आएगा, 1 और 2 के बीच में 4 आएगा, और 0 और 2 के बीच में 3 आएगा। अंडरस्टैंड दिस। अब अगर मैं आपको ये ना सिखाऊं और आपको बोले कि देखो ये फॉर्मूला लगा दो, आप लगा दिए,
हो गया काम खत्म से लग गया, तो ये तो गड़बड़ बात है भाई। तो अब जरा ये जो मैंने एग्जाम्पल से अभी यहाँ पे बात बताई, मैंने बोला वी नो दैट ए इज इक्वल टू दिस, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और अगर इस ए को कांस्टेंट मान लिया जाए तो ऐसे लिखेंगे, सो व्हेन इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल, व्हेन इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल, बेटा जब ये ए कांस्टेंट होगा बिटवीन T1 T2। ये वाला फॉर्मूले के लिए ये कंडीशन देख रहे हो, ये व्हाइट से मैं लेके गया और व्हाइट में आंसर लिखा है, इसके लिए ये आंसर है। और ये तो भाई आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, व्हेन दिस फॉर्मूला इज कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी टू टर्म, कैन बी अप्लाइड। अगर ये क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये लिखना है, इसका आंसर लिख रहा हूँ इस पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। व्हेन इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल, ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल, इसका आंसर इधर हो गया, इसका आंसर लिख रहा हूँ कैन बी अप्लाइड, कैन बी ओ ओ यस, कैन बी अप्लाइड between any two intervals, any can be applied between, can be applied between any or any interval, or any interval। इंटरवल कहने का मतलब क्या होता है, ऑलवेज उसमें इंटरवल कहने का मतलब इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइम। Excuse me, आप sir. उस दो के बीच में, यस आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, टेल मी। Sir, can you please repeat? आपकी आवाज बीच में रुक गई थी। ओके, अभी आई एम सेइंग दैट मेरी आवाज तो ठीक जा रही है, आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है। चलो इधर देखो ध्यान से, व्हाट आई एम सेइंग, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये, इन दोनों को मैं यहाँ लेके आया। व्हेन इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल, यानी कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये तब एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन का, यानी ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इससे भी है। तो इस फॉर्मूले की बात करो, ये तब एप्लीकेबल है जब ए कांस्टेंट होगा। और ये तो आप कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइम इंटरवल, कोई भी दो इंटरवल, कोई भी एक इंटरवल ले लिया, उस इंटरवल का एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, T1 और T2 होगा, उसके बीच में एवरेज निकालो। चाहे उस बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना हो, एवरेज निकालने के लिए तो हमें यही करना पड़ेगा। ये बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो आपको बोलेगा फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्या, नहीं था, बट फिर भी आपको निकालना है, मुझे निकाल दो। बट अगर आप ढाई पे पूछा गया तो आप ये वाला एक्सेलरेशन लेके नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट नहीं है। फिर ये मैंने कर दिया। अब अगर यहीं पे एक सेपरेटर लाइन खींच रहा हूँ, लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस, और फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मेकिंग द क्वेश्चन लाइक दिस, इसी एग्जांपल से रिलेटेड, क्या क्वेश्चन 3, ठीक है जी। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 1 to t इज इक्वल टू 4। अब इसका आंसर लिखना चाहिए, क्या होगा आंसर, वेरी सिंपल, a इज इक्वल टू, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है जी, T2 माइनस T। सो T2, T2 बोले तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, 4 पे वेलोसिटी कितना 20, T1 बोले तो 1 पे कितना है जी 4, यानी ये कितना हो गया 4 माइनस, ऊपर कितना है 20 से कितना है 3, दैट इज 6.66 मीटर पर सेकंड। तो जी ये एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन किसके बीच में, 1 to 4 के बीच। बट यू नो इस बीच में एक्सेलरेशन 2 और 3 के बीच में कुछ हो रहा है, 1 to 2 के बीच में कुछ हो रहा है, 3 और 4 के बीच में कौन है। तो ये होने के बावजूद भी क्या सिखा रहा है आपको, कि अगर 1 से 4 के बीच में 6.66 से चला जाए, तब भी 1 से 4 तक आने में उतनी ही वेलोसिटी में चेंज आएगी। ये मतलब है एवरेज निकालने का। बट कायदे से आपको मालूम है इस बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो आप किसी भी दो इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं। अब अगर यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया, भाई फाइंड, सपोज ये फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2.5 पूछ लिया था, हम यहाँ कोई टाइम ले सकते हैं, या 3.3/3.25 सेकेंड, मतलब यहाँ कहीं पे पूछ। अब क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि 3 और 4 के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
ये तो एवरेज एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं इसके बीच। सो इसका आंसर क्या लिखना होगा अगर ऐसा सवाल पूछ रहे हो? तो इसका सही आंसर होगा until and unless right एक्सेलरेशन 0 से 3.25 के बीच, 3.25 सेकंड पे, तो 0 से 3.25 के बीच में एक्सेलरेशन तो अलग अलग है, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि 3 और इसके बीच में क्या एक्सेलरेशन। until unless a constant acceleration is given, question cannot be solved. ये ध्यान जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब मैंने आपको यहाँ पे फिर से पीछे लेके जा रहा हूँ। देख रहे ये फॉर्मूला कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब अप्लाई करेंगे। ये आप किसी भी दो इंटरवल के बीच में बात एवरेज निकालने की। अब सपोज क्वेश्चन को बदल दिया जाए, अब आपको ये दिखाया जाए, डिस्कशन कंटिन्यू है, अब कहा जा रहा है रोजी, मैंने यहाँ पे एक ये बॉडी ली है, 1 2 3, ये गाड़ी है चल रही है 4, और this body is traveling. I'm saying, let's suppose I'm saying that बिल्कुल देखते जाइए ऐसे, एंड ये t इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, और वेलोसिटी मानिए 0 मीटर पर सेकंड। ओके जी, ये t इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 2 मानिए, वेलोसिटी है 10 मीटर। t इज इक्वल टू 3 मानिए, यह है 15 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 4 मानिए, वेलोसिटी है 20 मीटर। अब आपसे पूछे, क्योंकि ये साफ दिख रहा है 0 और 5 के बीच में एक्सेलरेशन जितना है, 5 1 और 2 सॉरी 0 और 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में भी सेम है, 2 और 3 के बीच में भी सेम चेंज इन वेलोसिटी है सेम टाइम के अंदर, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 2.5, एंड दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन between t is equal to 1 to t is equal to 4। पहले तो आंसर करने चलते, आंसर करने चले आप, पहला सो t is equal to 2.5 पे, तो अभी एक साफ साफ पता चला इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिंस इट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर्म, देयर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v is equal to u plus it। तो t is equal to 0 पे 2.5 कहाँ से, 0 से 2.5, तो 0 पे वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन कितना है जी भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, 0 1 के बीच में 5 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज एक्सेलरेशन इज 5 और टाइम है 2.5, कितना आ गया जी 12.5 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा कर सकते हैं। फिर आपसे एवरेज पूछा गया है बिटवीन t1 to 4, तो पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है तो एवरेज भी कितना आता है, उसी कांस्टेंट के बराबर आता है, आप निकाल दो सेम आएगा। 1 पे वेलोसिटी है 5 और 4 पे है 20, सो 20 माइनस 5 और नीचे यहाँ पे 4 माइनस 1, 15 नीचे 3, 5 हाउ द पॉइंट। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि हम ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और हम ये तो कोई भी एवरेज निकालने के लिए किसी भी दो इंटरवल, आई मीन एक इंटरवल में पूछा जाए इतने से इतने के बीच का बताओ, तो जहां का पूछा जा रहा है, और सॉरी ए और बी दो इंटरवल, आई मीन T1 एंड T2 पे, T1 पे इतना है T2 पे इतना है, तो T2 पे जो वेलोसिटी है माइनस T1 पे जो वेलोसिटी है नीचे T2 माइनस T1 करके निकाल।
सो ये काफी अच्छा डिस्कशन है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपका बड़ा सारा डाउट क्लियर होगा कि क्या सर कहना चाह रहे थे। अब आपके लिए मैं एक चीज और आगे लेके आपको समझाना चाहता हूँ। सो टिल देन लेट मी नो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। सो सो नाउ वी हैव डन दिस डिस्कशन एंड वी अंडरस्टैंड कि कब किस फॉर्मूला को कैसे लगाना है। अब आपको एक और बात सिखा रहा हूँ और उसके बाद लुक एट दिस। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखूं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन लिखता हूँ पहले से। बॉडी ट्रेवल विथ constant acceleration constant acceleration constant acceleration of 2 meter per second square from start from starting of motion to t is equal to 4 seconds. And then after it has constant acceleration of of 3 meter per second square for next 5 seconds. Find velocity at completion completion of this completion of this completion of this time. Find velocity at completion of this time. So if you read the question carefully, you have to read the question carefully and see what does it say. It is saying that there is a body which is traveling uh, body traveling like uh, so look, so there is a body traveling like this. Body travel with constant acceleration. लिखा हुआ acceleration constant और हो सकता है यूनिफॉर्म लिखा हुआ हो, constant के बजाय यूनिफॉर्म लिखा हो, फॉर्म और constant and 2 meter per second square from the starting of motion to t is equal to 4. ये t is equal to 0 हो गया, ये t is equal to 4 and t is equal to 2 से t is equal to 4 के बीच में, यहाँ से 0 to 4 के बीच, it is going with acceleration. That acceleration value is 2 meter per second. And then after it has constant acceleration of 3 meter per second. अब यहाँ पे 3 meter per second and next 5 seconds. So ये t is equal to 9 हो गया. So next 5 seconds has this acceleration. Find velocity at completion of this time. मतलब यहाँ पे velocity निकालना है. ये velocity कितना है? This we have to find. इस बीच में एक constant acceleration है. इस बीच में एक दूसरा constant acceleration है. और हमें यहाँ की velocity चाहिए. क्या कर सकते हैं भाई? हमारे पास तो अब इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है. ये क्वेश्चन पढ़ के मैंने सो आपने क्या सीखा? पहली बार स्टेप 1 क्या था? फिगर ड्रॉ करना. फिगर ड्रॉ फिगर ड्रॉ करना मतलब एक रेफरेंस फिगर ड्रॉ करिए. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक रेफरेंस फिगर ड्रॉ करिए. स्टेप 2 क्या है? अब आप सोचिए कि क्या यस अब आप सोचिए कि आप क्या अप्लाई कर सकते हैं. So that's what we are trying to say. कि now step 2 पे
when we are talking, माइक म्यूट कर लो आप लोग आने माइक म्यूट करो. यस. So what I'm saying is now कि now इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टेप 2 पे हमने रेफरेंस ड्रॉ किया. तो आप देखो कि आप नोन टू अननोन की जर्नी ट्रेवल कर रही है. मेक स्ट्रेटेजी फ्रॉम known to unknown. Make a strategy for obtaining known to unknown. तो क्या होगा यार, पहले ये वाला चीज निकालते हैं. इसके बीच का एक्सेलरेशन भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो सॉल्यूशन चलते हैं सीखने के लिए. अब क्या किया हमने, तो पहले लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस. तो v कितना है पता नहीं, निकालना है. u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना हुआ इसके बीच में 4 माइनस, ये कितना आ गया 0 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड. ये कहाँ की वेलोसिटी है? So this v is 8 meter per second, velocity at t is equal to 4. T is equal to 4. Now, अब t is equal to 4 से t is equal to 9 के बीच की बात करें तो जो यहाँ 0 to 4 के बीच में जो ये फाइनल था 4 और 9 के लिए क्या हुआ, इनिशियल हो गया. नाउ v is equal to 8 meter per second at t is equal to 4 is initial velocity. Right. And at t is equal to 9 जो v निकालना हमें वो फाइनल वेलोसिटी. अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा दो. नाउ अगेन व्हाट, v इज इक्वल टू u प्लस 8. अब v किसका निकालना है, u कितना है, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन कितना है जी 3, टाइम कितना हुआ 4 और 9 के बीच में, दैट इज 9 माइनस 4 5. तो ये कितना आ गया 8 और ये कितना हुआ 3 इंटू 5. So this is 23 मीटर पर सेकेंड. तो एक तरीके से यहाँ की वेलोसिटी क्या आ गई 23 मीटर पर सेकेंड. तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये डिस्कशन आपको ये समझाने में काफी हद तक हेल्प करेगा कि कैसे इस बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हमने इस फॉर्मूला को लगाया, इस बीच में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैसे लगाया. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस एवरीबॉडी. सो राइट. तो एक इस तरीके से हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया. अब अभी तक हम लोगों ने एक फॉर्मूला ठीक से पढ़ा. क्या ना, फॉर्मूला में अगर हम चलें तो अभी तक हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ लिया. पहला क्या था ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी2 माइनस टी1. और इसी को हम लोगों ने दूसरे रूप में लिखा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी2 माइनस टी1 था. और इसी को हमने थोड़ा चेंज कर दिया, ये क्या बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए. अब कुछ और फॉर्मूलेज भी पढ़ने हैं और वो फॉर्मूला क्या है नंबर 3, s इज इक्वल टू यू प्लस बी बाई 2 टी. और फिर चौथा फॉर्मूला पढ़ना हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. और फिर पांचवा फॉर्मूला हमें पढ़ना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एंड जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमें और भी एक फॉर्मूला पढ़ना है s इज इक्वल टू बी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. और जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम एक और भी फॉर्मूला पढ़ सकते हैं देखेंगे. अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा. दैट इज एस एन एफ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए माइनस. तो ये दोनों तो मैंने समझा दिया आपको अच्छे से. अब ये फॉर्मूला थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये आपको पढ़ना है. अब इन फॉर्मूलाज को ठीक से समझने के लिए वी नीड टू हैव वन मोर क्लास. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग, मैं ये चाहूंगा अगली क्लास के पहले आप ये सारा कुछ अच्छे से रिवाइज कर ले और अगली क्लास में हम इस फॉर्मूला के आजू बाजू काम करें. ये फॉर्मूला अगर समझ गए
ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ से है, एवरेज वेलोसिटी से। सो अगर ये फॉर्मूला हमने समझ लिया तो ये फॉर्मूला धड़ाधड़ बन जाएंगे, और फिर हम लोग चैप्टर के क्वेश्चंस करने की कंडीशन में आएंगे और फिर ग्राफ पढ़ेंगे। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक तब जाके खत्म होगा। आज की क्लास में मैं आपको यही तक बताना चाहता हूँ, और फिर अगली क्लास में देखते हैं कि हम लोग बात को और कैसे आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and be very sincere student, keep working hard. Thank you very much. Bye bye.